नमस्कार, मेरा नाम सुदामा दास है और आप संघर्ष भारत न्यूज़ चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर्स है, अब वो दलित समाज से है, उनका नाम है जनक चमार जी। आइए इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या पर जनक चमार लगा है, ये क्या तत्पर? आपका तो बोर्ड में तो जनक राम लिखा है, कोई चमार कह दे तो SC/ST लग जाता है, अपने जनक चमार का क्यों प्रयोग करते हैं? देखिए, जाति कह देने से SC/ST एक्ट नहीं लगता है और SC/ST एक्ट आज के प्रचलन में थोड़ा सा ज़्यादा प्रचलित हो गया। पहले समाज में जाति के नाम से घृणाएं होती थी, तुच्छ नज़रों से लोग देखते थे। लेकिन मेरे अंदर जब शिक्षा की भाव जगी, हमने जब शिक्षित हुआ, जब कॉलेज के जीवन जब मैं जीने लगा, तो मैंने एक भाव देखा। तो हमने ये दिलो दिमाग में ठान लिया कि क्यों ना हम अपनी जाति को ही सरनेम में जोड़ें। और मुझे लगा कि ये जाति का जब सरनेम में हमने जोड़ा तो इससे कहीं अपमानित मैं नहीं हुआ। कोई पूछता है आज बोलचाल की भाषा में कि आपका क्या नाम है, तो नाम बताने के पीछे उनका मंशा होती है कि इनका थोड़ा हम जाति जान लें। तो मैं स्पष्ट कर दिया कि मैं जनक चमार हूँ। तो ये बार बार पूछने से अच्छा है एक बार भी अगला को मैं संतुष्ट कर देता हूँ कि मैं फलना हूँ। इतना निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि न जाति बड़ी होती है न जाति छोटी होती है। जाति कर्म के आधार पर सम्मान पाती है। जो जाति कोई जाति हो वो कर्म अच्छा करता है तो उसका सम्मान अच्छा होता है। किसी जाति में जन्म लेके उसका कर्म अच्छा नहीं होता है तो उसको समाज में तुच्छ और हे नज़रों से देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, गुरु संत रविदास महाराज जी का शिष्य राजा महाराजे के लोग हुआ करते थे, मीराबाई हुआ करती, छत्रराणी कुल की रानी हुआ करते थे। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक गरीब महार परिवार में जन्म लेकर के और दुनिया में ख्याति पाए, विश्व का रत्न कहलाए। मुझे लगता है कि ये जाति को बताना, जाति को सम्मान पाना, ये गैर बराबरी भेदभाव को मिटाता है। जाति से सबको सम्मान मिलता है। मैं जाति जब बताता हूँ, नाम के साथ जोड़ता हूँ, उससे मेरा सम्मान बढ़ता है, समाज का सम्मान बढ़ता है, न कि सम्मान घटता है। अच्छा, एक चीज़ एक वीडियो में देख रहे थे, मैं जनक चमार हूँ, जनक सी नहीं, मतलब ये सी नहीं। हर आदमी के अपने नाम पे गर्व होनी चाहिए। हर आदमी को अपने जाति पे गर्व होनी चाहिए। मेरी माँ चमाइन है, मेरे पिताजी चमार हैं, मैं चमार हूँ। जब चमार कुल में हमारी पैदाइश हुई है तो हमारे माता पिता अच्छे कर्म किए हैं। हम जिस महापुरुषों को मानते हैं वो महापुरुषों ने कोई ऐसे समाज में, देश में, प्रदेश में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो हम कभी शर्मिंदगी महसूस करें। तो वो महापुरुष अच्छे काम किए, देश दुनिया में नाम रोशन किए, तो मैं अपनी जाति को छुपा करके अपमान क्यों हूँ? मैं अपनी जाति को स्पष्ट बताता हूँ और आने वाली पीढ़ियों को भी, आने वाले नौजवान को भी, नन्हे मुन्ने बच्चों को भी ये हीन भावना से ग्रसित होने की ज़रूरत नहीं है। ये शिक्षा जैसे जैसे आपके घरों में आएगी आपको सम्मान मिलेगा। तो मुझे लगता है कि यही एक कारण रहा है कि मैं अपनी जाति को बता करके शर्मिंदगी महसूस नहीं करता हूँ। मैं अपनी जाति को बता करके समाज के साथ साथ अपना भी मैं सम्मान पाता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के कमज़ोर वर्ग के जो अनुसूचित जाति जनजाति खास करके समाज के लोगों को हम कोटि कोटि बधाई और नंदन वंदन करता हूँ। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? मैं जनक चमार, जिला गोपालगंज है। गोपालगंज ज़िले से मैं 14 से 19 तक सांसद रहा और सांसद के बाद मैं बिहार विधान परिषद का सदस्य हुआ। बिहार सरकार में माइंस एंड जूलॉजी मंत्री रहा। वर्तमान में विधान परिषद सदस्य होने के साथ साथ अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रवक्ता भी हूँ और एक साधारण परिवार से निकल करके देश की वर्तमान जो राजनीति है उस राजनीति में एक अनुसूचित जाति चमार वर्ग के बेटा को
भारतीय जनता पार्टी ने एक सम्मान दे करके समाज को सेवा करने का एक अवसर दिया है। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? एक साधारण सी बात नहीं है, एक चमार जाति दलित वर्ग में और वो भी मंत्री पद पर आना। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपका मंत्री बनने से पहले? देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ और गरीबी में देखा ही नहीं, गरीबी को भोगा हूँ। मेरे घरों में शुद्ध रोटियां नहीं मिलती थी, रहने का घर नहीं था। आज भी मैट्रिक क्लास का मेरा एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट देखेंगे तो जो झोपड़ी का बारिशनुमा जो घर होता है, उस घर के जो पानी टपकता है वो मेरे पूरे मैट्रिक का सर्टिफिकेट दागदार है। वो झोपड़ी का पानी टपकने से रहने का, कागज़ पत्तर रखने का कोई उस लायक घर नहीं था। उस परिवार से मैं निकला हूँ। जिस घरों में बकरी गाय भैंसें पाली जाती थी, उसमें किसी तरह जीवन गुजर बसर करने का अवसर मुझे मिला, लेकिन करवट लिया। मैं 88 में मैट्रिक पास करने के बाद से पिताजी ने मुझे छात्रावास की तरफ रुख कराया। मैं गोपालगंज ज़िले में अम्बेडकर छात्रावास है, उस छात्रावास में आकर के और पठन पाठन करने का मैं जब प्रारंभ किया तो वहाँ ज़िले में कई ऐसे विद्यार्थी सीनियर जो थे, उन लोगों को मार्गदर्शन मिलने लगा। तो मुझे लगता है कि वहीं से हमारी शुरुआत और शिक्षा की मजबूती से, और बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के किताबों को मुझे मिला पढ़ने के लिए। बाबा साहब की किताबों को जब हम पढ़ने लगा तो एक विषय मेरे दिमाग में आया कि पहला ही मंत्र है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, शिक्षित बनना। जी। मुझे लगा कि हम लोगों को अगर देश प्रदेश में अपनी माली हालात को बदलना होगा तो सबसे पहले शिक्षा अर्जित करना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बताया रास्ते पर चल करके हम लोगों ने पढ़ने का जो नींव डाला। साथ में 88 में मैट्रिक पास करने के बाद से मैं राजनीति से भी जुड़ा, और राजनीति से जुड़ा तो एक मिशनरी पार्टी जो कांसीराम साहब बामसिफ DS4 चलाया करते थे, वहाँ से हमारी राजनीति शुरुआत हुई और लंबे संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक आया हूँ। अपने दर्द और पीड़ा को बयां करूँ तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन नहीं, ये महीना लगेगा अपनी पीड़ा को बयां करने के लिए। अच्छा, एकदम शॉर्ट सा शब्दों में बता देना है सर कि उन नाम को मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कौन है जो आपके पीछे एक अच्छा किरदार निभा रहा था आपको एक्टर्स करने के लिए, जो अपने यहाँ तक लाने के लिए? कोई तो होगा ना। देखिए, ये राजनीति में हमारी जब मानवर कांसीराम साहब से मुलाकात हुई, मानवर कांसीराम साहब ने ही बताया कि जब तक राजनीति में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं अगर शामिल होंगे, भाग लेंगे, तो ये समाज को दिशा कौन देगा। मुझे लगता है कि उनकी बातों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और पढ़ने लिखने के साथ साथ मैंने कसम खा लिया कि मैं देश के, प्रदेश के कोई सरकारी नौकरी मैं कभी नहीं करूँगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को जन जन तक पहुँचाऊँगा, जिसकी वजह से पूरे बिहार प्रदेश में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहाँ मेरा रात्रि प्रवास न हुआ हो। गरीबों के बीच में जाके, झुंगी झोपड़ियों के बीच में जा कर के बकरी के, भैंस और गाय के जो मल मूत्र जहाँ होता था, जो पुआल कहा जाता था, उछरा बोला जाता था, उस पर भी मुझे रात्रि गुजारने का अवसर मिला है। हमने ठान लिया था कि ये झोपड़ी में बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को पहुंचाना है, शिक्षा की अलख जगाना है। जब तक ये समाज में शिक्षा नहीं आएगा, अमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा। उसी कड़ी में बदलाव आया। मैं राजनीति से जुड़ा, राजनीति से जुड़ा तो मैं दूर दूर तक नहीं सपना देखा था कि कभी MP बनूंगा, कभी MLA बनूंगा, लेकिन वो स्थिति परिस्थिति घटना चक्र आई। गोपालगंज जिला रिजर्व हुआ तो 9 में मैं बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन 9 में सफलता नहीं मिली। नहीं मिलने का लंबी वो कहानी है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब परिवार के बेटा को हाथों हाथ उठाए
और मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व, देश के नेतृत्व मुझे गोपालगंज जिला से चुनाव लड़ने का अवसर दिया और गोपालगंज जिला के सर्व समाज के लोगों ने एक गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार को सांसद रूपी भारत के सबसे बड़ी जो सदन है लोकसभा, उसमें जिता करके 14 में भेजने का काम किया। वैवाहिक जीवन क्या रहा? शादी आप मंत्री पद से पहले किए थे या मंत्री के बाद? ये क्या कुछ जानना चाहते हो सर? देखिए, शादी करने का भी मेरा कोई नीति नहीं था। मैंने कसम खाया था कि अपने जीवन में हमने कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आपने पूछ दिया तो बताना पड़ रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का ही कहना हुआ कि समय रहते, उम्र रहते ये निर्णय सही नहीं है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। समाज में रह करके, परिवार में रह करके समाज को सेवा किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कह रहा है उस पर अमल करना चाहिए। तो मेरी शादी 2008 में हुई और 9 के पार्लियामेंट का मैं चुनाव लड़ा था। तो वहाँ से हमारी शादी 8 में हुई, 9 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 9 का लोकसभा चुनाव में हार गया था। आज परिवार में 2 बेटी है, 1 बेटा है, माता भी है, पिता भी हैं, भाई भी हैं। मुझे लगता है कि ये पद प्रतिष्ठा के साथ साथ जिस माता पिता ने अपने बेटा को सपना देखा करते थे कि हमारा बेटा भी प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, लेकिन हम भी खुश रहते हैं और माता पिता भी मुझे देख करके बिहार के मंत्री बने, सांसद बने। तो मुझे लगता है कि माता पिता के जीवन काल में बेटा बेटी जब आगे बढ़ता है तो माता पिता भी सुख चैन की रोटी खाते हैं और उनको दीर्घायु होने की ईश्वर ने ताकत और शक्ति देते हैं। सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार का आपने बोले कि पॉलिटिकल लाइन आने वाले समय में युवा को आना चाहिए राजनीति में या नहीं आना चाहिए? मैं युवाओं को निश्चित रूप से ये कहूँगा, आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि निश्चित रूप से राजनीति करना चाहिए, लेकिन शिक्षा के साथ साथ अगर राजनीति की तरफ आते हैं तो दिल दिमाग से राजनीति करनी चाहिए। मैं बार बार बाबा साहब अम्बेडकर को इसलिए बता रहा हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जो कालखंड था वो देश आज़ाद नहीं था, देश गुलाम था। उस गुलामी में बाबा साहब अम्बेडकर को नाना प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी थी। नित की हालात को अब जानें और समझें और आने वाले दिनों में आपका उज्जवल भविष्य हो, मैं भी कामना करता हूँ। सर, आखिरी सवाल आ रहा कि आप इस सफ़र में जब आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं भी ऐसा हुआ कि कोई धमकी दिया हुआ कि आप चुनाव मत लड़िए, आप एक छोटा जाति का है, ऐसे कुछ धमकी वगैरह कुछ ऐसा डरावनी से ऐसी चीज़ कुछ जीवन में बीता या नहीं बीता? देखिए, बहुत आप जहाँ से हैं वो रेड अलर्ट जिला है, बहुत तरह की यातनाएं मुझे भी झेलने को मिला है। मैं ऐसे नहीं हूँ कि घर से निकला और सीधे सीढ़ी मिल गई और मैं यहाँ तक पहुँच गया। वो छात्र जीवन में भी नाना प्रकार की मुझे भी यातनाएं मिली। शुद्ध भोजन नहीं मिलता था, खाने की भी प्रबंध करना होता था, स्कूल में भी यातनाएं मिलती थी। लेकिन हमने उदाहरण दिया बाबा साहब अम्बेडकर के। जब बाबा साहब अम्बेडकर को इतनी यातनाएं देने के बावजूद उन्होंने शिक्षा की तरफ ही अग्रसर हुए। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर जी, जब लोकतंत्र स्थापित नहीं था, राजतंत्र स्थापित था, राजा का बेटा ही राजा बनते थे, राजा का बेटा ही सबको लोकतंत्र में आने का अधिकार नहीं था, ये दरवाज़ा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही खोला। तो मुझे लगता है कि उससे हम सबको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मेरे ऊपर भी बहुत प्रकार की यातनाएं हुई है, लेकिन मैं कभी भी डगमगाने का काम नहीं किया, अडिग रहा, लक्ष्य की तरफ मैं बढ़ा। शिक्षा में मैं MA LLB भी किया और मुझे लगता है कि राजनीति को सर्वोपरि रखा। समाज की सेवा के लिए मैं चला था। तो कौन क्या कहता है मैं उधर ध्यान नहीं दिया। ये जीवन नश्वर है, आज मैं जन्म लिया हूँ, कल मैं मरूँगा, ये निश्चित रूप से जानता हूँ। तो जब मौत आज होगी तो आज ही होगी, कल मैं नहीं मरूँगा। तो मुझे लगता है कि हम उसके
परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं चला था। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य की तरफ आज भी जो कमज़ोर तबके के समाज के लोग हैं उसको मुख्य धारा में अपनी यही बात को बताते हैं कि किसी से डरना नहीं चाहिए, ऐसे बातें नहीं बोलनी चाहिए, घमंड गरूर आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी जाति धर्म के खिलाफ ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म और विशेष करके आपको टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आप उचित शिक्षा लीजिए, शिक्षा का दरवाज़ा खुल गया है, लोकतंत्र देश में स्थापित है, राज्य में स्थापित है, पंचायत गांव में स्थापित है। मुझे लगता है कि आप अच्छे विचार सोच से आगे बढ़ेंगे तो सभी समाज के लोगों को आपको अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। मैं ज़्यादा उम्मीद करता हूं, अपने खास करके अनुसूचित जाति के पढ़े लिखे आज जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी आग्रह अपील करता हूं कि मुख्य धारा में निश्चित रूप से जुड़ना चाहिए। पिताजी क्या करते हैं ये नहीं बताइए। ये सफ़र तो आपका काफ़ी कठिन रहा होगा हमको मालूम है, लेकिन पिताजी क्या करते? LLB किए उस ज़माने में, जिस ज़माने में लोग खाने के लिए मरते, आप उस ज़माने में LLB किए, तो पिताजी लंबी वृत्तांत है। मेरे पिताजी शिक्षा में 8वीं पास किए थे। 8वीं पास करके और सेना की नौकरी करने के लिए चले गए। सेना की नौकरी भी उन्होंने किया, लेकिन लंबी परिवार होने के कारण जो परिवार दादाजी के हमारे 2 पुत्र, एक मेरे छोटे पिताजी रहे और बड़े पिताजी, तो 2 भाई में छोटे जो मेरे पिताजी हैं उनके देश से हम लोग 2-4 जो बच्चे बच्चियां हुई। उसके बाद से बड़े पिताजी और छोटे पिताजी में कहीं ना कहीं खाने पीने को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के विवादें हुई, परिवार डिवाइड हो गया, बंटवारा हो गया। लेकिन पिताजी को हम कोटि कोटि आज बधाई देते हैं कि पिताजी ने तय कर लिया था कि मैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया, नौकरी छोड़ के गांव आ गए, खेत खलियान में काम करने लगे, मजदूरी करने लगे, लेकिन ये तय किया था कि अब हम अपने बच्चों से मजदूरी नहीं करेंगे, मैं मजदूरी ज़रूर करूँगा, मजदूरी करके अपने बेटा को निश्चित रूप से पढ़ाऊँगा। तो आज पिताजी ने जो सपना देखा था, स्वयं मजदूरी किए, दूसरे की खेतों में मजदूरी किए, लेकिन अपने पुत्र ये जनक चमार से उन्होंने मजदूरी नहीं कराया और शिक्षा की तरफ उन्होंने भेजा। आज शिक्षित होकर के आज मैं समाज का मुख्य धारा में जुड़ करके आज समाज की सेवा कर रहा हूँ। एक अंतिम सवाल है, अलीगंज से आपको क्या लगता है कि अच्छा नहीं लगता है? जय श्री राम बोलिए एक बार, जय हनुमान बोलिए, इससे क्या कुछ अलीगंज नाम भी आपको कोई पसंद या नापसंद ऐसी लग रही थी, वीडियो में देखे थे? देखिए, ये देश में बहुत तरह की बातें आती है सामने। हम तो पिताजी का नाम राम बली राम है, तो पिताजी के आगे भी राम है, पीछे भी राम है, बीच में बली है, तो ब्रांडिंग तो राम के हम लोग हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ राम से हमारे समाज को खुशियाँ मिलती हैं, तो उस अवसर पे हमने, जब मेरे नाम में भी राम है, पिताजी के आगे भी राम है, पीछे भी राम है, तो राम तो एक अच्छे घटघट में राम है। आज सब लोग ये बात को एहसास करता है। तो ये शिक्षा जैसे जैसे आएगी समाज में, ये जो कमियां कमजोरी है सब स्वतः दूर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। और ये इनका हमारे मंत्री जनक चमार जी का कैसा रहा सफ़रनामा, आदि आपको विचार में क्या आते हैं वो अपना